नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता और सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत। लोगों को मिलेगा समान अधिकार। विकास के लिए पेश किया रोड मैप। युवाओं के लिए रोजगार और पर्यटन के विकास पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जल्द निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विधानसभा चुनाव कराने का दिया भरोसा। कहा, आपके बीच से आएगा आपका प्रतिनिधि। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ युवाओं से आगे आने की अपील। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर मतभेद के बीच वर्किंग कमेटी की बैठक आज। कांग्रेस महासचिव, राज्यों के प्रभारी, पीसीसी अध्यक्ष, सीएलपी लीडर समेत कांग्रेस सांसद होंगे शामिल। पार्टी के आगे की रणनीति पर चर्चा की उम्मीद। महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति गंभीर। अब तक 27 लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा लोग पलायन को मजबूर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात कर हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। भारी बारिश की वजह से कोची एयरपोर्ट पर यातायात रविवार तक बाधित। बारिश की भेंट चढ़ा भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे। महज 13 ओवर के खेल के बाद मैच बाधित। सीरीज का दूसरा मैच रविवार को। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पहली बार देश को संबोधित किया। करीब 40 मिनट के संबोधन में उन्होंने नए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के निर्माण का वादा किया। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाया कि वहां धीरे धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे और उनकी परेशानी भी कम होती चली जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पिछले कई सालों से जिन सुविधाओं से वंचित थे वो उनको मिलेगी। एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, बाबा साहब आम्बेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को और प्रत्येक देशवासी को हृदयपूर्वक बहुत 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 बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने संबोधन में जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा दिया कि हम सभी चाहते हैं कि जल्द ही जम्मू कश्मीर विधानसभा के निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो, नई सरकार बने, मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाया कि ईमानदारी के साथ पूरे पारदर्शी वातावरण में लोगों के बीच से ही अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा। हालात सुधरते ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई लोग अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है।
जम्मू कश्मीर के अपने भाइयों बहनों को मैं एक महत्वपूर्ण बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। आपका जनप्रतिनिधि आपके द्वारा ही चुना जाएगा, आपके बीच से ही आएगा। जैसे पहले एमएलए होते थे, वैसे ही एमएलए आगे भी होंगे। जैसे पहले कैबिनेट होती थी, मंत्रिपरिषद होती थी, वैसे ही मंत्रिपरिषद आगे भी होगी। जैसे पहले आपके सीएम होते थे, वैसे ही आगे भी आपके मुख्यमंत्री होंगे, आपके सीएम होंगे। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है इस नई व्यवस्था के तहत हम सब मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद से जम्मू कश्मीर को मुक्त कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को समय के साथ स्थायी मान लिया गया था। इसके चलते राज्य में अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। 3 दशक में 42,000 निर्दोष मारे गए। दोनों अनुच्छेद 370 का गलत इस्तेमाल हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। जो सपना सरदार पटेल, बाबा साहेब आम्बेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो अब पूरा हुआ है। अब देश के सभी नागरिकों के हक और दायित्व समान हैं। समाज जीवन में कुछ बातें समय के साथ इतनी घुल-मिल जाती हैं कि कई बार उन चीजों का एक प्रकार से मन में स्थायी भाव बन जाता है, स्थायी मान लिया जाता है। ये भाव आ जाता है कि कुछ बदलेगा ही नहीं, बस ऐसे ही चलेगा। आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहनों की, हमारे बच्चों की जो हानि हो रही थी, उसकी चर्चा ही नहीं होती थी। हैरानी की बात यह है कि आप किसी से भी बात करें तो कोई यह भी नहीं बता पाता था कि अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाभ हुआ। भाई और बहनों, आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब से जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लागू हुआ है, तब से वहां के स्थानीय कर्मचारी केंद्र सरकार के संपर्क में हैं और वहां जमीनी स्तर पर अच्छे तरीके से काम होने लगा है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के प्रशासन में एक नई कार्य संस्कृति और पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। अभी कुछ कालखंड के लिए, और मैं बताता हूं, कुछ कालखंड के लिए जम्मू कश्मीर को सीधे केंद्र सरकार के शासन में रखने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। इसके पीछे की वजह समझना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब से वहां गवर्नर रूल लगा है, जम्मू कश्मीर का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के संपर्क में है। इसकी वजह से बीते कुछ महीनों में वहां गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट का और बेहतर प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगा है। जो योजनाएं पहले सिर्फ कागजों में रह गई थी, उन्हें अब जमीन पे उतारा जा रहा है। दशकों से लटके हुए प्रोजेक्ट्स को
नई गति मिल रही है। हमने जम्मू कश्मीर प्रशासन में एक नई कार्य संस्कृति लाने, पारदर्शिता लाने का भरसक प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनावों में चुनकर आए प्रतिनिधि अच्छा काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पंचायत सदस्यों को नई व्यवस्था में काम करने का मौका मिलेगा तो वे और कमाल कर देंगे। कि अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब इन पंचायत सदस्यों को नई व्यवस्था में काम करने का मौका मिलेगा तो वो कमाल कर देंगे। ये मैंने देखा है और मेरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता अलगाववाद को परास्त करके नई आशाओं के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए सपनों के साथ आगे बढ़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता के वातावरण में नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में केंद्र और प्रदेश के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। केंद्र की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की यह प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल है, उन सबको दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर की सुविधाएं मिले। अभी केंद्र शासित प्रदेशों में अनेक ऐसी वित्तीय सुविधाएं जैसे एलटीसी, हाउस रेंट अलाउंस, बच्चों की शिक्षा के लिए एजुकेशन अलाउंस, हेल्थ स्कीम जैसी अनेक सुविधाएं दी जाती हैं, जिनमें से अधिकांश जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को, पुलिस परिवारों को नहीं मिलती हैं। ऐसी सुविधाओं का तत्काल रिव्यू कराकर जल्द ही जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को, पुलिसों को, उनके परिवारजनों को ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। साथियों, बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों को भी रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद अब लद्दाख के लोगों का विकास भारत सरकार की विशेष जिम्मेदारी है। लद्दाख में स्पिरिचुअल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और इलेक्ट्रो टूरिज्म का सबसे बड़ा केंद्र बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि पहले की तरह यहां फिर बॉलीवुड, टॉलीवुड समेत दुनिया के लोग फिर से कश्मीर में आकर फिल्मों की शूटिंग कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की क्षमता है। इसके लिए जो वातावरण चाहिए, शासन प्रशासन में जो बदलाव चाहिए, वो किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे इसमें हर देशवासी का साथ चाहिए, हर हिंदुस्तानी का साथ चाहिए। एक जमाना था जब बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर पसंदीदा जगह थी। उस दौरान शायद ही कोई फिल्म बनती हो
जिसकी कश्मीर में शूटिंग न होती हो। अब जम्मू कश्मीर में स्थितियां सामान्य होंगी तो देश ही नहीं, दुनिया भर के लोग वहां फिल्मों की शूटिंग करने आएंगे। हर फिल्म अपने साथ कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार के नए अनेक अवसर भी लेकर आएगी। मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और तमिल फिल्म इंडस्ट्री और इससे जुड़े से लोगों से आग्रह करूंगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निवेश के बारे में, फिल्म की शूटिंग से लेकर थिएटर और अन्य साधनों की स्थापना के बारे में जरूर सोचें, उसको प्राथमिकता दें। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की शांति, खुशहाली और कल्याण प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने 370 को लेकर सरकार के फैसले पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को जोड़ने का काम किया है। हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह श्योर ने अश्विनी कुमार चौबे से खास बातचीत की। 370 पे आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, इस देश का एक बहुत बड़ा कल्याण हुआ है। हम देश में आज़ाद तो हुए थे, आज़ाद भारत के नागरिक हम कहलाते हैं, लेकिन सही अर्थ में पूरे मुल्क को ठीक से आज़ादी नहीं मिला था। अब एकता का मुझे लगता है जो अलगाववादी प्रवृत्ति जगी वो 370 के कारण से। आपने संबोधन में कहा कि अब नई इबारत लिखने का वक्त आ गया है। सचमुच प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, मैं पूरे देशवासियों की ओर से मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। जब ये 9 अगस्त क्रांति 1942 का भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो, अब इसी अगस्त में 19 का क्रांति ये कह रहा है भारत जोड़ो। भारत छोड़ो का दिन उस समय था जब गांधी का आह्वान हुआ था। अब उसी गांधी की धरती से आया हुआ नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन्होंने भारत को जोड़ने का आह्वान किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्र की एकात्मता अखंडता बरकरार रहे और अलगाववाद और आतंकवाद को हम समाप्त करके भारत को उदीयमान भारत, 21वीं शताब्दी का भारत फिर से विश्व गुरु हो, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है। थैंक यू। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार की योजनाओं से यहां के युवाओं के लिए विश्व स्तरीय रोजगार के अवसर खुलेंगे। दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार को लेकर एक अभियान शुरू किए जाने के मौके पर उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को समाप्त करने के बाद जम्मू कश्मीर ने मुख्य धारा में कदम रखा है और सभी सरकारी विभाग कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से वहां रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। ये 370 हटाया गया ताकि वो भारत के मुख्य विकास में वो भी सहभागी होने भी लगे कि दुनिया आगे बढ़ी है तो भारत आगे बढ़ा है तो हम क्यों पीछे रहें। तो उसमें उद्यमशीलता और स्किल डेवलपमेंट विभाग की सबसे अहम भूमिका है और हम सबसे आगे बढ़ के अभियान लेंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री के देश के नाम संबोधन का लोगों ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि इससे जम्मू कश्मीर पर सरकार के फैसले को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। पूरे देश की जनता में ये था कि प्रधानमंत्री जी इस पे आकर के कुछ बोले। जब प्रधानमंत्री आज इस चीज़ को बोले तो जितनी भी चीज़ें लोगों के माइंड में थी, जो चीज़ें फॉगी थी, धुंधली दिखाई देती थी 370 को लेकर के, उन्होंने आज पूरे अच्छे तरीके से उन्होंने क्लियर कर दिया। सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया कि कश्मीर में 370 हटने के बाद क्या क्या चीज़ों की संभावनाएं हैं, क्या क्या चीज़ें जो पहले नहीं होती थी वो अब होंगी। अच्छा लगा और बहुत अच्छा कराया उन्होंने और ऐसा होना भी चाहिए। वो जो भी वो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और आगे ऐसे ही करते रहें, वो अच्छा लगा हमें बहुत। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि अनुच्छेद 370 भारत का अंदरूनी मामला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि संविधान में फेरबदल भारत का अंदरूनी मामला है। भारत ने पाकिस्तान से राजनयिक संबंधों को डाउनग्रेड करने को लेकर निर्णय पर फिर से विचार करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से ऐसा न करने की बात कही है। भारत ने कहा है कि द्विपक्षीय संबंधों के मामले में राजनयिक रिश्ते कम करने समेत एक तरफा कार्रवाई करके पाकिस्तान दुनिया को खराब स्थिति दिखाना चाहता है। पाकिस्तान ने जिन बातों
बातों का हवाला दिया है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार सरकार और संसद के फैसले जम्मू कश्मीर को विकास के अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता पर आधारित हैं। संविधान में अस्थायी प्रावधान के कारण राज्य का विकास नहीं हो पा रहा था। अब इन उपायों से सामाजिक आर्थिक भेदभाव भी दूर हो सकेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत के फैसले से जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और राज्य के सभी लोगों को आजीविका के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद की अपनी कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए राज्य के लोगों की भावनाओं का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अनुच्छेद 370 से जुड़ी हाल की सभी कार्रवाई भारत का आंतरिक मामला है। I can simply say that regardless of what Pakistan or any other country says, the Modi's government's approach towards Jammu and Kashmir is one of consistency, conviction and clarity. समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व राज्यसभा सांसद नीरज शेखर को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के पास बहुमत है और ऐसे में नीरज शेखर को चुनाव जीतने में कोई खास मुश्किल नहीं आने वाली है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पार्टी के भीतर मतभेद के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी आज बैठक कर रही है। बैठक में कांग्रेस महासचिव, राज्यों के इंचार्ज, पीसीसी अध्यक्ष समेत पार्टी के सांसद शामिल होंगे। अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस में ही मतभेद बना हुआ है। कांग्रेस के कई नेता अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं तो कई नेता इसका समर्थन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में हुए कल एक भव्य समारोह में 3 दिग्गज हस्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया। सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय जनसंघ के विचारक और समाज सेवी नानाजी देशमुख को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। इस सम्मान को नानाजी देशमुख के करीबी रिश्तेदार वीरेंद्रजीत सिंह ने लिया। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रसिद्ध असमिया कवि और संगीतकार भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया। इस सम्मान को भूपेन हजारिका के बेटे तेज हजारिका ने ग्रहण किया। और आखिर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत देश के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। गुजरात और तमिलनाडु के राज्यपालों ने कल उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उपराष्ट्रपति से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका अभिवादन किया। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भी उपराष्ट्रपति से उनके आवास पर मुलाकात की। तमिलनाडु के राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति को पुष्प गुच्छ समर्पित कर उनका हार्दिक अभिनंदन किया। अखिल भारतीय संत समिति 10 अगस्त को राम जन्मभूमि पर चर्चा करने के लिए बैठक करेगी। विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय संत समिति की ओर से ये जानकारी दी गई। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बैठक का आयोजन होगा। राम जन्मभूमि, सबरीमाला, मठ मंदिरों पर गैर जरूरी सरकारी हस्तक्षेप, धर्मांतरण रोकने समेत कई अहम विषयों पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का स्वागत किया है। मुझे लगता है कि देश के लिए अच्छा फैसला है, जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा फैसला है। हम सरकार का अभिनंदन करते हैं। राम जन्मभूमि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोज सुनवाई का निर्णय किया है। वही सवेरे से शाम तक इसको सुन रहे हैं। हम बहुत आश्वस्त हैं और हम भरोसा करते हैं कि 3 महीने में निर्णय आएगा और हम आशा करते हैं कि मंदिर के निर्माण का रास्ता अब खुल जाएगा। दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे मुसलमान पवित्र शहर मक्का में आज से हज की पवित्र रस्म शुरू करेंगे। हज के मद्देनजर बड़ी संख्या में हाजी
हाजी मक्का में जुटना शुरू हो गए हैं। ईद उल उजहा का त्योहार पैगंबर हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल के जज्बे की याद में मनाया जाता है। इसमें इब्राहिम अल्लाह के हुक्म पर इस्माइल की कुर्बानी को तैयार हो गए थे, तभी से इस त्योहार को पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में भारी बारिश से हालात खराब हैं। 5 जिलों में 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सड़क और रेल संपर्क प्रभावित हुआ है। पश्चिमी महाराष्ट्र में खासतौर पर कोल्हापुर और सांगली जिलों में तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण ली है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के बचाव दल सभी प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर केंद्र की मदद का पूरा आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से बात की और दोनों अलमट्टी डैम से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर सहमत हो गए हैं। इससे सांगली में पानी का स्तर कम करने में मदद मिलेगी। केरल में भारी बारिश का कहर जारी है। एर्नाकुलम, त्रिशूर, पठान मथिट्टा, मलप्पुरम जिले में बीती रात जोरदार बारिश हुई। इस कारण कई घरों में पानी भर गया। मलप्पुरम और कोझिकोड को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें जलभराव के कारण बंद हैं। बाढ़ प्रभावित कई लोगों को रातों रात सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच कोच्चि हवाई अड्डे पर 11 अगस्त 3 बजे तक सभी विमानों का परिचालन रोक दिया गया। महात्मा गांधी के आह्वान के बाद 1942 में आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तब क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला किया था। कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में गांधी जी ने 8 अगस्त को करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद आजादी की लड़ाई के लिए देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए थे। भारत छोड़ो आंदोलन की वार्षिकी के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया है। उपराष्ट्रपति ने देशवासियों के साथ देश के महान नेताओं, क्रांतिकारी आंदोलनकारियों और उनके बलिदान को सादर नमन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वतंत्र भारत में जन्मी पीढ़ियों का दायित्व है कि हम उस स्वप्न को पूरा करें जिसके लिए हमारे महान नेताओं और अनगिनत आंदोलनकारियों ने त्याग किया। उनकी प्रेरणा से हमारे देश निष्ठा अक्षुण्ण रहे। हम एक नए समाज का निर्माण करें जो सामाजिक रूढ़ियों, अन्याय और अंधविश्वास से मुक्त हो। शांति, विकास, समावेश और सौहार्द नए भारत के समाज को परिभाषित करेगा। इस अवसर पर इस नए समावेशी भारत के निर्माण में साझा सहयोग का संकल्प लें। स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का पालन करें। टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे बारिश के कारण रद्द हो गया। बारिश के कारण 13 ओवर के बाद खेल रोक दिया गया था। तब वेस्टइंडीज ने 1 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। क्रिस गेल 31 गेंद पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इवन लुइस 36 गेंद पर 40 रन और शाई होप 11 गेंद पर 6 रन बनाकर नाबाद रहे। 3 वनडे की सीरीज का दूसरा मुकाबला 11 अगस्त को पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।